बहुजन समाज पार्टी खत्म पार्टी, बहुजन समाज पार्टी एक हिदायत की पार्टी, बहुजन समाज पार्टी 9% की पार्टी। बसपा को लेकर उत्साह है, तो आखिर इसका एजेंडा क्या है? आखिर ये अगर 8-9 तारीख को ये भीड़ होगी, आपके मान ले तो 2.5-3 लाख कम से कम भीड़ होगी, 3.5 लाख। तो मायावती कौन सा अपना स्ट्रेंथ शो करने वाली, कितनी भीड़ होगी? मुझे लगता है कि 3-3.5 लाख कम से कम जो ओरिजिनल गिनती होती है वो भी ली जा सकती है। 3-11 की कमेटी बनी, लगातार ये लोग इस मैदान के चक्कर लगा रहे। अभी भी जब मैं आया हूँ, आपके यहाँ आने के बाद मैंने फ़ोन किया तो ये सारे के सारे लोग मैदान में थे। कहाँ भी पार्किंग होगी, कहाँ पे लोग कहेंगे, कहाँ पे लोग टिकाए जाएंगे, एक दिन पहले लोग आ जाएंगे। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अभिषेक। मायावती यूं तो देखा जाए तो सियासत के नेपथ्य में काफी वक्त से न तो कोई उन्होंने बड़ी रैली की है, ना ही कोई बड़ी सफलता उनके हाथ लगी है। लेकिन पिछले कुछ वक्त से अब ये चर्चा चल पड़ी है कि मायावती एक बार फिर अपनी पूरी ताकत लगाने जा रही हैं और इसकी शुरुआत करने जा रही हैं वो 9 अक्टूबर की अपनी लखनऊ की एक मेगा रैली से। जी हां, ये एक बहुत बड़ी रैली प्लान हुई है और बसपा ये अब मुझे लगता है कि एक दशक की शायद सबसे बड़ी रैली करे। क्या है रैली, क्यों हो रही है रैली और कैसी तैयारियां हैं, आखिर इस रैली से कितना सियासी मकसद सधेगा, इस बात को समझने के लिए हमारे साथ हैं सैयद कासिम, जो कि बसपा के बड़े जानकार हैं, पत्रकार हैं और जिसे कहते हैं बीएसपी के भीतर की खबर रखते हैं। स्वागत है कासिम साहब आपकी। आपका पहला सवाल तो यही है कि आखिर इस रैली को क्या समझा जाए? 9 तारीख को इतनी बड़ी रैली की बात की जा रही है, एक बड़ा हाइप क्रिएट होना शुरू हुआ है कि मायावती इतनी बड़ी रैली करने वाली है जो पिछले एक दशक में या उसके पहले नहीं हुई है। कितनी सच्चाई है, क्या है इस रैली का मकसद? कुमार भाई देखिए, मकसद की अगर बात करें तो 2017, 22, 24 को भी आप उसी में 19 को भी उसी में रख सकते हैं। अगर गठबंधन सपा बसपा करना हो 19 भी आप उसके 24, ये सारे चुनाव बहुजन समाज पार्टी बिल्कुल चुनाव से बाहर गई, बिल्कुल लड़ती हुई नहीं दिखाई दी। 22 का तो बहुत बुरा हाल हुआ। उसके बाद ये जो अभी 24 का लोकसभा का चुनाव हुआ, इसमें तो वोट प्रतिशत भी 2 डिजिट से भी नीचे आ गया, 10 से नीचे आ गया। तो ऐसे में वो मीडिया चैनल्स हों, पॉलिटिकल लोग हों, सोशल एक्टिविस्ट हों या राजनीतिक विश्लेषक हों, कोई बसपा का नाम नहीं ले रहा। बहुजन समाज पार्टी खत्म पार्टी, बहुजन समाज पार्टी एक हिदायत की पार्टी, बहुजन समाज पार्टी 9% की पार्टी। यहाँ से अच्छी तो बसपा उत्तराखंड में थी, 2 विधायक थे, यहाँ 1 विधायक। तो ये मायावती को शायद लगा कि ये मौका 27 का जो है, अगर इससे पहले हम अपनी ताकत नहीं दिखाते तो 27 में ये हमारा वोट और खिसकेगा। ये खतरा बढ़ा 24 के बाद। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी को चला जाता था वो बसपा का जो वोटर था, कोर वोटर था, तमाम सीटों में हमने आपने देखा बीजेपी हो गया। इस लोकसभा चुनाव में वो इंडिया अलायंस हो गया। बड़े पार्टनर अखिलेश यादव थे, छोटी पार्टनर कांग्रेस थी, लेकिन लोगों को यह कहना था कि दलित मुसलमान अपने पुराने घर वापस जा रहा है। कांग्रेस उसका पुराना ठिकाना हुआ करता था, दलितों का भी और मुसलमानों का भी। तो कांग्रेस का डर है क्या? ये मायावती के लिए अलार्मिंग था कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में इनका वोट, जब उन्होंने मीटिंग बुलाई और जब अपने लोगों से पूछा तो वोट गया था। बूथ स्टडी करने के बाद हम लोगों ने भी ये पाया कि बीएसपी का वोट बसपा के साथ न रुक के संविधान बचाने के नाम पे अखिलेश वाले अलायंस के साथ चला गया। किसके नाम पे? राहुल के नाम पे। क्योंकि ये बात तो राहुल ही ने शुरू की थी ना, संविधान बचाओ, और फिर उसके लाल किताब हाथ में, नीली किताब हाथ में लेके निकल पड़े और संविधान बाबा साहब करने लगे। और ये इसका फायदा पूरा मिल गया इस अलायंस को। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से उन्होंने जीत दर्ज की, यहां से मायावती के कान खड़े। उन्होंने अपनी रणनीति को नए सिरे से उसके बाद उसने सोचना शुरू किया। उसके बाद उसमें बदलाव हमने आपने देखा। जो आकाश आनंद बात कर दिए गए थे उनको वापस लिया गया, फिर उनको जिम्मेदारी दी गई। अपने संगठन के पेज दुरुस्त किए गए। मई के बाद से 5 महीने 6 महीने में बूथ पे सब कुछ छोका गया। उन्होंने 30 सेक्टर बूथ की तैयारी की, बूथ बनाना शुरू किया। जब वो उनका काम 60% हो गया, तब उन्होंने 7 तारीख को रैली की घोषणा कर दी। क्योंकि 10 साल से कोई रैली हुई नहीं तुम्हारे। मायावती को अपने आप को साबित करना है कि हम जिंदा हैं, हमारी पार्टी जिंदा है,
हम उसी स्थान पे हैं जहां पे हुआ करते थे 19%, 20%, 19%, 20%। और सब इस बात की चर्चा करते थे कि बीएसपी का वोट कहीं जाता नहीं, वो भ्रम टूटा। उस टूटे हुए भ्रम को वापस पाना और अपने कार्यकर्ताओं को ये मैसेज देना कि नहीं, हम मैदान में हैं। ये है इसके तो कितनी सफल आपको रैली होती दिखाई इस वक्त दे रही है, क्योंकि सुन रहे हैं कि बड़ी तैयारी चल रही है। क्या क्या तैयारियां हैं 9 तारीख को लेकर के? 8 को है, 9 को है? 9 को है। और तो तैयारियां क्या क्या है? कुमार भाई देखिए, हमने अभी मैं जब यहाँ आया हूँ, इससे पहले भी मैंने देखा कि 11 के 11 की एक कोर कमेटी बनाई है। उसमें सतीश चंद्र मिश्रा है, विश्वनाथ पाल है, मुमताज अली है, नौशाद अली है, दिग्विजय चंद जाटव है, उसके बाद मेवाड़ा गौतम है, लखनऊ के जिलाध्यक्ष है और लखनऊ के मंडल कोऑर्डिनेटर। 11 लोगों की कमेटी, और उसमें वो भी है घनश्याम खरवार। तो 11 की कमेटी बनी। लगातार ये लोग उस मैदान के चक्कर लगा रहे। अभी भी जब मैं यहाँ आया हूँ, आपके यहाँ आने के बाद मैंने फोन किया, तो ये सारे के सारे लोग उस मैदान में थे। कहाँ पे पार्किंग होगी, कहाँ पे लोग रुकेंगे, कहाँ पे लोग टिकाए जाएंगे, एक दिन पहले लोग आ जाएंगे। इससे पहले भी उन्होंने 2 रैलियां की, 14 में की, 15 जनवरी को। ठीक ठाक भीड़ थी, 1 लाख आदमी रहा होगा, लेकिन वो बीएसपी की रैली जैसी रैली नहीं। लेकिन ये रैली जो है, इसकी जो प्लानिंग जिस तरह से दिखाई दे रही, कम से कम 500 आदमी एक विधानसभा से, जो खुद से आ रहा है, जो पैसे इकट्ठा कर रहा है। 300 रुपए एक आदमी देता है, तो 60 आदमी का जब 1800 मतलब 300 रुपए जमा हो जाते हैं, 18,000, तो वो उस पैसे से बस करता है, उसमें अपने खाने पीने का भी राशि का खर्च निकालता है, अपनी जेब से दे रहा है। क्योंकि बीएसपी के पास न कहीं प्रभारी है, न कहीं विधानसभा के उन्होंने कैंडिडेट घोषित किए हुए हैं, न बीएसपी इस तरह की थी कि बसपा की तरफ लोग दौड़ते। बसपा हारती रहती थी, लेकिन उसके पास कैंडिडेट आते रहते थे, क्योंकि लोगों को था कि बसपा के पास अपना वोट नहीं। तो क्या स्पार्क है पार्टी में कि आप समझ रहे हैं कि इतनी बड़ी भीड़ होगी? कितनी भीड़ उम्मीद कर रहे हैं? मुझे लगता है कि 3-3.5 लाख कम से कम जो ओरिजिनल गिनती होती है वो गिनी जा सकती है। और वो इस तरह से कि 500 का अगर आप एक विधानसभा की जो लोग खुद से आ रहे हैं, 5-5 एक विधानसभा से लोग आ रहे हैं, अपना पैसे से आ रहे हैं, अपने चंदे से आ रहे हैं, तो जहां पर करीब के जिले हैं या जहां पर कैंडिडेट कुछ हैं, 30-40-50 सीटें ऐसी हैं जहां पे इन्होंने कैंडिडेट प्रभारी बना रखे हैं, तो वो लोग लेके आ रहे हैं। किसी से बात हो रही है तो 60 बसें उसने की है, किसी से बात हो रही 15 बसें उसने की है। 15 बस का मतलब 900 आदमी होता है, 660 की सीटों के हिसाब से देखें तो 900, 1000, 1500, तो इस तरह से एवरेज में अगर आप 1000 मानते हैं, तो ये मान लीजिए कि 403 विधानसभा है, 3.5 लाख से। तो क्या ये प्लानिंग बहुत चुपचाप ग्राउंड लेवल पर चल रही है, या इसका कोई प्रदर्शन भी दिखाई दे रहा है? ऐसा कि जब आप जाएंगे, जब अपने रिपोर्टर्स से आप कहेंगे, और वो क्योंकि बसपा कोई शहरी पार्टी नहीं है, बसपा जहाँ रहती है, जहाँ पे उनके लोग रहते हैं, दिन भर मजदूरी करते हैं, और एक तारीख तैयार रखते हैं कि 14 अप्रैल को उनको बाबा साहब के अम्बेडकर को पूछना है, और क्या कहते हैं 15 जनवरी को मायावती की जन्मदिन मनाना है, 9 अक्टूबर को काशीराम को परिनिर्वाण मनाना है। तो वो उसके अतिरिक्त तो उनका काम मजदूरी करना है, अपना काम करना है, तो नजर नहीं आते। लेकिन चूंकि हम लोग जो काम करते हैं, अब तो बीएसपी जो देखते हैं, तो एक हमारी एक पिच है, हमारी बीट है, और उसी पे हम रहते हैं, क्योंकि हमारे दर्शक भी वही ज्यादा है, तो हम वहां तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। मैंने अपने साथी को, पवन को, इधर भी भेजा था, लखीमपुर गया, वो सीतापुर गया, बहराइच गया, बाराबंकी गया, उन जिलों में जो जाके देखा है, लोगों से बात भी की है, जिसको हमने अपने आप चलाया भी है, तो वो बताता है कि लोगों में उत्साह बहुत ज्यादा है, बसपा को लेकर उत्साह है। तो आखिर इसका एजेंडा क्या है? आखिर ये अगर 8-9 तारीख को ये भीड़ होगी, आपके मान ले तो 2.5-3 लाख कम से कम भीड़ होगी, 3.5 लाख, तो मायावती कौन सा अपना स्ट्रेंथ शो करने वाली है? सबसे पहले तो ये है कि मायावती को ये बताना है कि देखिए, हम कहीं निकले नहीं, हमारे पास कोई संसाधन नहीं है, हमारे पास कोई कैंडिडेट नहीं, एमएलए नहीं, एमपी नहीं, ब्लॉक प्रमुख नहीं। उसके बाद 3-3.5 लाख आदमी आ रहा है जो अपना खर्च पे आ रहा है। ये एक बड़ा मैसेज है हमारे लिए भी, आपके लिए भी, पॉलिटिकल लोगों के लिए भी। हम और आप इस बात को तो चलाएंगे ना। मायावती के पास कुछ नहीं था, इतनी बड़ी भीड़ लखनऊ में कर दी। एक तो सबसे पहला उनका मोटिव यही है कि हमारे बारे में ये चर्चा हो कि हम चुके नहीं है, खर्च नहीं हुए, हम अभी बने हुए मार्केट में। दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि मायावती ने अब तक आकाशवाणी को रखा निकाला, बनाया, हटाया, ये बंद कमरे में चला है। पार्टी की बैठकों में, दिल्ली की बैठक में, लखनऊ की बैठक में, पब्लिकली आकाशवाणी को अगर लोकसभा की वो 5-7 मीटिंगें छोड़ दी जाए जो आकाश ने की थी, उसके अलावा आकाश का पब्लिक का कोई उत्तर प्रदेश में वो उन्हें पब्लिकली नहीं आए थे। तो आकाश आनंद को लेके भी कोई घोषणा उनको लेके, आपको लगता है आकाश आनंद इस रैली में होंगे, मुख्य वक्ता के तौर पर होंगे? इस रैली में होंगे, क्योंकि मेरे पास पक्की खबर है कि आकाश आनंद को 8 तारीख को बुलाया गया है।
ये तो मेरे पास खबर है। तो अगर आकाश एक दिन पहले बुलाए जा रहे हैं तो मायावती एक दिन पहले बुला के उनको पूरी चीजें तो बताएंगी कि तुम्हें ये करना है, क्योंकि मायावती आकाश को अपने हिसाब से ग्रो कर रही है, अपने हिसाब से तैयार कर रही है, अपने हिसाब से कर रही है। अभी तक आकाश की जो भाषण भी आप देखेंगे या वो देखेंगे तो वो बिल्कुल लिखे हुए हैं, जो यहाँ मायावती के लिखे हुए भाषण जो होते हैं उसी शब्दावली के भाषण। तो ये भी एक एजेंडा हो सकता है कि इतनी बड़ी पब्लिक के बीच में, जैसे मायावती को जब काशीराम ने अपना उत्तराधिकारी बनाया था, इसी लखनऊ में बनाया था, हमने आपने कवर भी की थी यहाँ पे और उदयजी, उस साल से कुछ नई चीजें आकाश आनंद को, चूंकि बिहार चलाया, उत्तराखंड भेजा, हर जगह भेजा, उत्तर प्रदेश भी चुनावी उसमें आ रहा है, साल में आ रहा है, हो सकता है उनके लिए कोई भूमिका तैयार कर रखी मायावती। लेकिन क्या आपको लगता है कि एक बड़ा वर्ग जो मायावती से कट गया, जो चंद्रशेखर के साथ चला गया, जो आज भी जिसे लगता है कि उसका फ्यूचर जो है वो अब युवा है, उसका एक उस वर्ग के बीच का जो एक युवाओं का जो एक इंस्पिरेशन जिनको उनको दिख रहा है, उनको कोई युवा चेहरा चाहिए, तो क्या आपको लगता है कि चंद्रशेखर को इस रैली से परेशान होना चाहिए? नहीं, मुझे नहीं लगता कि चंद्रशेखर को परेशान होना चाहिए। जैसे मैं पहले कहता था कि बीएसपी को भी चंद्रशेखर से कभी परेशान होते हुए मैंने नहीं देखा। वजह यह है कि जब तक नीला झंडा हाथी निशान यहाँ है, वहां भी नीला झंडा है, नीला झंडा है, हाथी निशान नहीं। हाथी निशान जो है ना, उसका अपने आप ये 9% जो वोट आप 10% देख रहे हैं, ये निशान का वोट है, ये किसी मेहनत का वोट नहीं है। और चंद्रशेखर पूरी जान लगाने के बावजूद 1% पे नहीं पहुंच पाते। तो ये एक बड़ी कहानी है कि ये एक जमी होता नहीं, एक जमा हुआ कारोबार। जैसे हमने तो देखा ना, मायावती की जब थी तो यहाँ उत्तर प्रदेश में पासवान भी आए, उत्तर प्रदेश में क्या कहते हैं, वहां से महाराष्ट्र से चल के आठवले भी आए, उसके बाद प्रकाश अम्बेडकर भी आए, उसके अलावा ये उदित राज भी आए। तमाम लोगों को हमने आपने देखा कि आए उत्तर प्रदेश में, लेकिन उनको कुछ मिला नहीं। चंद्रशेखर जरूर युवाओं के बीच में पहुंच के उन्होंने अपनी जगह बनाई, मोच, अंदाज, तरीका। सोशल मीडिया के जमाने में कोई भी छोटा चेहरा बड़ा हो जाता है, छोटी भीड़ बड़ी हो जाती है, उसका भी फायदा उनको भी मिला। बीएसपी सोशल मीडिया पे थी नहीं, ट्रेंड कर नहीं रही थी। आज का युवा जो है जब दूसरों को देखता है तो तिरंगा लेके जा रहा है, भगवा लेके जा रहा है, तो आज दलितों के पास सब कुछ है, थार भी है, फॉर्च्यूनर भी है, छत खुलने वाली गाड़ियां भी हैं, अपना झंडा भी है, लेकिन उनके पास कोई प्रदर्शन करने की जगह नहीं थी। चंद्रशेखर ने उनको प्लेटफॉर्म दिया कि आप आइए हमारे साथ, झंडा लहराइए, सर पे पगड़ी नीली बांधिए, उसके बाद जय भीम नारे लगाइए, वो भी अपना प्रदर्शित कर सकते थे। जब आकाश को इन्होंने उतारा था तो हमने आपने देखा कि आकाश के पीछे इस टाइप की भीड़ दिखाई दी, युवाओं में वो जय भीम वो अंदाज आया जो चंद्रशेखर के पीछे लोग कर रहे थे, वो आकाश की तरफ डायवर्ट हुई। मैं अभी आगरा गया था, मुझे तमाम युवा इस तरह से मिले जो चंद्रशेखर के साथ थे, उससे पहले जयप्रकाश के साथ थे, लेकिन वो कह रहे थे आकाश जी में हमको, क्योंकि ये बड़ी पार्टी है, हमारा समंदर है, तैयार पार्टी है, वहां हमको संघर्ष करके तैयार करना पड़ेगा। अगर आकाश आते हैं तो हम उनके पीछे अपना भविष्य बना सकते हैं। तो अगर ये ऐसा मायावती करती हैं या करने जा रहे हैं, या उनके दिमाग में होगा, मायावती सीनियर मोस्ट लीडर हैं, बहुत ही शार्प मानी जाती है, तो ये आकाश आनंद की जो पारी होगी, वो मुझे लगता है कि चंद्रशेखर को उससे परेशान होना चाहिए, लेकिन बीएसपी को अभी परेशान होने की जरूरत मुझे होती हुई दिखाई नहीं देती। लेकिन इधर बहुत फैसले मायावती ने लिए। आकाश की तो वापसी सबने देखी, उनके ससुर उनको भी वापस लेकर के आई, बकायदा उनको स्टेट्स दे दिया। तो ये क्या है, अचानक मायावती में क्या हुआ कि सिद्धार्थ उनके ससुर सबको लेकर के वापस आई, जिनको एकदम से ऐसी विरक्ति हो गई थी, उनका चेहरा तक देखना नहीं पसंद कर रही थी, जिस तरीके के बयान थे, बिल्कुल डस्टबिन में फेंक दिया था उठा करके। उनकी वापसी का को मतलब नहीं है, वापस ले आई, बिठाई, और फिर उन्होंने उनको राज्य भी दिए। मैं तुम्हारे बात बताऊं, मैं तो अपने लोगों के बीच में मुझसे बात होती है, जिसे मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूँ। अशोक सिद्धार्थ बीएसपी से कभी ना निकाले जाते अगर उनकी बेटी की शादी आकाश से न हुई। जब से वो आकाश के ससुर हुए, उनके साथ दिक्कतें शुरू हो गई। वरना अशोक सिद्धार्थ बामसेठ के जमाने से मायावती के खास थे, एमएलसी रहे, उनकी पत्नी जो है महिला आयोग की सदस्य रही, फिर राज्यसभा रहे, उसके बाद मजबूत तरीन लीडरों में उनका शुमार होता था। लेकिन जब वो आकाश आनंद के ससुर होते हैं तो उसके ऊपर लोगों ने उसी अशोक सिद्धार्थ को, जो मायावती के खास होते थे, उनको कहा जाने लगा लेकिन वो आपके रिश्तेदार होने का फायदा उठा रहे। वही अशोक सिद्धार्थ तब तक जब रिश्तेदार नहीं थे, मायावती से जो चाहते थे करा लेते थे, तब कोई नहीं कहता था कि आपके रिश्तेदार हैं, इससे इसको हटवा दिया, उसको बनवा दिया, स्टेट कटवा दिए, कम करवा दिए, ज्यादा करवा दिए, वही अशोक सिद्धार्थ करते थे। प्रज्ञा जब पैदा नहीं हुई थी तब वो एमएलसी, जब आकाश की बीवी पैदा नहीं हुई थी तब वो बहुजन समाज पार्टी के एमएलसी थे। तो मैं समझता हूँ कि अशोक सिद्धार्थ को बहुजन समाज पार्टी ने इस रिश्ते का नुकसान हुआ।
लेकिन वो रिश्ता भी मायावती ने खुद किया, अपनी तरफ से वो रिश्ता दिया। मायावती भी समझती थी कि भाई हम, देखिए, ये इस देश का सबसे बड़ा बहुजन परिवार है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। और उस बहुजन परिवार में जो जिसको हमने चुना है, अगर वो हमारा जो वारिस है वो सही हाथों में, सही परिवार में उसकी शादी नहीं होगी, तो फिर हमारा परिवार जो है भटक जाएगा। क्योंकि ये तो ऐसा परिवार है कि आश्रम ने शादी नहीं की, मायावती ने शादी नहीं की, अगर शादीशुदा आदमी आएगा तो थोड़ा सा दिक्कत है। तो मैं समझता हूँ कि वो सारी चीजें सॉर्ट आउट हो गई, और उसके सॉर्ट आउट होने में जिसकी वजह से वो बाहर हुए थे उसकी भूमिका अहम रही। जिसके लिए कहा था कि मैं तो मतलब आकाश, उन्होंने पब्लिकली कहा है आकाश की पत्नी को, पब्लिकली कहा। और बाद में इनपुट भी बताते हैं, सूत्र ये बताते हैं कि उसी लड़की दिल्ली की मीटिंग में ये बात निकल के आई, जब उन्होंने कहा कि प्रज्ञा ने मुझे आगे पूछा कि मैं घर चली जाऊं पापा से मिलने, तो उन्होंने कहा कि क्या तुम्हें घर नहीं जाने दिया जाता है। उन्होंने आनंद कुमार को डांटा कि तुमने कैद कर रखा है, मेरी बेटी है ये। और बस वहां से जो बदला है माहौल, तो वो माहौल बदलता ही हो गया, यानी कि सब कुछ बदल गया है। जो एक और बड़ी चर्चा हो रही है कि बहुत सारे लोग ज्वाइन करने वाले हैं, यहाँ तक की चर्चा आजम खान के परिवार की भी हो रही है। आपको क्या लगता है कि कोई बड़ी ज्वाइनिंग वाइनिंग है क्या 9 तारीख को रैली को लेकर? मुझे तो कुमार भाई कोई बड़ी ज्वाइनिंग 9 तारीख को तो नहीं दिखाई देती है। हाँ, ये जरूर है कि 26 मार्च अप्रैल के बाद आप वो माहौल बहुजन समाज पार्टी के मालेवनी कार्यालय में देख सकते हैं जो आपने वहां देखा है विक्रमादित्य मार्च के कार्यालय को 2022 में। इतनी ज्वाइनिंग आप 2022 वाला जो सपा के कार्यालय में जो भीड़ थी, वो आप 2026 में बसपा कार्यालय पे जरूर देख सकते हैं। इसकी वजह कोई होनी चाहिए ना। वजह देखिए ऐसा है ना कि जब बहुजन समाज पार्टी अपना 19% जो उनका अपना आधार है वो पाने में कामयाब होती है, बड़ी रैली 9% से 19% आ जाएंगे, आपको लगता है ऐसा? हाँ, बिल्कुल आ जाएगी, कोई बड़ा उनके लिए नहीं, क्योंकि उनका वोट है। जैसे आपसे ओम प्रकाश चावला ने बात करते हुए क्या कहा, यही तो कहा ना कि देखिए ऐसा है कि ओबीसी जो है जेसीबी से नहीं जाता है दूसरे के साथ, और मायावती की ट्रैक्टर खड़ा हो जाए तो चला जाता है। तो ये आप लड़ती हुई दिखाई देंगी जब इस रैली के बाद। फिर मंडल पे कार्यक्रम रख सकते हैं आकाशवाणी, फिर इस रैली के बाद फिर एक गर्मी वहां से शुरू होगी, ये साल खत्म होने को आ गया, और 26 जैसे ही शुरू होगा फरवरी मार्च में फिर मायावती जो है वो अपना पुराना रूप दिखाना शुरू करेंगी। और मायावती भी ये बात तो मानी ही जाती है ना कि मायावती के साथ अपना वोट है, ट्रांसफरेबल वोट है। आज दूसरी पार्टियां, मतलब विपक्ष की, भारतीय जनता पार्टी को छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी सब वोट है, लेकिन विपक्ष की दूसरी पार्टियां जो है वो किसी न किसी एक वोट पे है, तो वो वोट उनके साथ पूरा नहीं और ट्रांसफरेबल नहीं है। मायावती के साथ जो वोट है उनके पास पूरा है, ट्रांसफरेबल। चलिए, तो उम्मीद रहेगी ये अक्टूबर 9 की जो रैली है हो रही है बसपा की, देखेंगे कि आखिर उस रैली से निकलता क्या है, वो कितनी बड़ी रैली होती है। और एक चीज में कुमार भाई और क्या, जो आपने आजम भाई का भी नाम लिया था, आजम खान का, देखिए आजम खान के बारे में समझने के लिए 3 सितंबर का आपको रुचि वीरा का बयान देखना होगा। 3 सितंबर को रुचि वीरा ने बहुजन समाज पार्टी इंक्लूडिंग मायावती उनको धोखे फेंक दिया है। और रुचि वीरा को मैं आजम खान के लिए अब्दुल्ला से ज्यादा पॉलिटिकली करीब मानता हूं। तो आपका कहना है कि ये आजम खान कहने का सवाल? मैं बिल्कुल इस बात को खारिज करता हूं। चलिए, बहुत शुक्रिया कासिम भाई। तो कासिम साहब हमारे साथ थे, जिसे कहते हैं भीतर की नजर रखने वालों में से सबसे अहम नाम और चेहरा, जो बसपा को अच्छे से जानता पहचानता है। तो एक चीज मान लीजिए कि 9 अक्टूबर की जो रैली है वो एक बार फिर बसपा के पुनरुत्थान की एक बड़ी रैली के तौर पर मानी जाएगी, माइलस्टोन होगा, ऐसा मानना है कासिम साहब का। देखना है कि तैयारियां तो शुरू हो गई, लेकिन क्या 9 तारीख के बाद बसपा का फॉर्च्यून बदलता है या नहीं, और आकाश आनंद क्या उनके लिए ये उत्तर प्रदेश का लॉन्चिंग पैड होगा। नजर रहेगी हमारी, तब तक आपको इस पर लगातार कवरेज हम देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया यूपी तक से जुड़ने के लिए।